नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम इस पे, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कनक तीलियों से टकराकर, यानी कि सोने की सलाखों से टकराकर पक्षियों के नाजुक, पुलकित का अर्थ बेटा यहाँ नाजुक के सेंस में हम ले रहे हैं, लेकिन पुलकित का अर्थ आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है ना, कि बहुत रोमांचित, जब बहुत खुश होते हैं तो हम पुलकते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। तो यही है, पुलकित पंख हमारे जो है वह टूट जाएंगे। उसके बाद क्या है, बेटा ऐसी कोई बदमाशी मत आप करो जिससे मुझे कंप्लेन करना पड़े, ठीक है। आगे देखो, इसमें पक्षियों की किस विशेषता को बताया गया है, स्वभावगत विशेषता, कि पक्षी जो होते हैं उनके पंख नाजुक होते हैं, और पक्षी की अभिलाषा क्या है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी को बहता हुआ जल पीना, देखिए एक चित्र में क्या है, अब पानी में डुबकी लगाए हुए है, बहता हुआ जल पीने वाला है, और भूख प्यास से वह मर जाएगा अगर उसे नहीं मिला, ये स्वतंत्रता नहीं मिली, तो वह सलाखों के अंदर पिंजरे में कैद होकर के वह न खाना खाएंगे न पानी पिएंगे, और भूख प्यास से वो अपना दम तोड़ देंगे। कनक तीलियों कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की महता से, उनके लिए कड़वा नीम का फल सबसे स्वादिष्ट है बनिस्पत की सोने की कटोरी में स्वादिष्ट व्यंजन खाने के। यहाँ कनक कटोरी कल हमने क्लास से पूछा था, अपने पुराने क्लास से, आज आपसे पूछ रही हूँ, कनक कटोरी कौन सा अलंकार है बेटा, आपने अलंकार पढ़ा है ना मैम? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, वेरी गुड। और कटुक निबोरी, ये भी अनुप्रास अलंकार है, कटुक निबोरी। आपने मेरा शब्द नहीं सुना, कटुक निबोरी शब्द का कौन सा भेद है, शब्द भेद आपने पढ़ा है, शब्द भेद ए बी सी के बच्चे ने पढ़ा है, शब्द भेद बता सकते हैं? हाँ हाँ, तो ये जो है आपका कटुक निबोरी, कटुक का अर्थ होता है करवा, तो ये तत्सम शब्द हुआ, कटुक निबोरी जो हुआ वह तत्सम शब्द हुआ। शब्द के भेद में आपने पढ़ा नहीं है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी भूखे प्यासे, यस मैम पढ़े हुए। ये कौन सा कारक है, भूखे प्यासे कौन सा समास है, बताइए, सारा व्याकरण आपका इसी में है, आप बता सकते हैं। सेक्शन एफ के बच्चे, आपको तो हमने बताया है, आप बताइए क्या है, भूखे प्यासे कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, वेरी गुड। बेटा आप ध्यान रखो, इसी में आपका व्याकरण भी साथ साथ चलेगा, आपको अलग से व्याकरण की रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, कटुक निबोरी जो है वह शब्द का तत्सम रूप है, और कनक कटोरी में अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार, समझ गए। अब आप आगे देखिए, इसकी व्याख्या है, ये पिंजरे में रखकर सोने के मैदे नहीं खाना चाहते हैं, उन्हें कनक कटोरी खाना, कनक कटोरी में स्वादिष्ट व्यंजन नहीं चाहिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति विराट से भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की कुंडी पर के झूले। सोने की श्रृंखला में कैद होकर के ये अपने उड़ने की गति को भूल जाएंगे। बेटा आप देखते होगा, जो बच्चे ड्राइंग करते हैं, जो बच्चे खेलते कूदते हैं, आप देखते हैं हमारे क्रिकेटर हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब भी वो कोई मैच खेलना होता है उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, जबकि वो हमेशा खेलते रहते हैं, फिर भी अलग से उनकी प्रैक्टिस होती है। क्यों होती है, कि ताकि वह बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सके। तो हमारी चिड़िया जो है वह कहती है, हमारी पक्षी या हमसे विनती करती है कि सोने के पिंजरे में कैद होकर के हमने अपनी गति और उड़ने की गति को हम भूल चुके हैं। बस हमारे लिए सपना ही रह गया है कि मैं पेड़ की फुनगी पर पकड़ करके झूल रही हूँ, जैसे चिड़ियों को चित्र में बताया गया है ना, वही है, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ये सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं कि पेड़ की डालियों पर ये झूला झूल रहे हैं, वास्तव में अब इन्हें कैद कर दिया गया है, इन सब से ये वंचित हो चुके हैं। तो उन्हें हमें हर तरह से वह आग्रह कर रहे हैं, हमसे विनती कर रहे हैं कि हमें कैद ना करें। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोच खोलकर चुगते तारक अनार की दालें। उनकी इच्छा क्या थी कि वो ऐसे थे अरमान की उड़ते, उनकी इच्छा थी कि वो आकाश में नील गगन की सैर करें और अपने लाल लाल चोंच को खोल करके वह अनार और तार के फल का स्वाद चखे। उन्हें बैठा के खाना परोस के ना दिया जाए, बल्कि वह अपनी मर्जी से चुन करके खाना खाएं, अपने पसंद के खाना को वह खाएं। तो ये इसमें बताया गया है। साथ में अब देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। ये पक्षी कहते हैं कि या तो हमारी क्षितिज तक हम उड़ान भरते। क्षितिज का अर्थ आप बता सकते हैं एबीसी के बच्चे? क्षितिज का क्या अर्थ होता है? मैम जहाँ जमीन और मैम जहाँ पृथ्वी और आकाश के मिलने का आभास होता है। हाँ, जहाँ पृथ्वी और आसमान का मिलन होता है वह क्षितिज कहलाता है। लेकिन वास्तव में कहीं मिलन होता है? आपने देखा है? नो मैम। नहीं, ये नो मैम। मरीचिका है। हम यहाँ खड़े हैं तो दूर लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, पर वास्तव में उनका मिलन नहीं होता है। और पक्षी इसी आशा में कि वहां जमीन और आसमान एक हो रहे हैं, चलो वहां तक दौड़ लगाते हैं, वो इतनी लंबी उड़ान भर देते हैं। और या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तनती सांसों की डोरी। या तो वो क्षितिज के अंत जहाँ मिलन इनका होता धरती आसमान का, या वहां तक ये दौड़ लगाते, या उड़ते उड़ते इनकी सांसों की डोरी तन जाती, इनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन ये अंतहीन दौड़ लगाते रहते आसमान में, ऐसी इनकी इच्छा थी। तो इसमें क्या है, और लास्ट में क्या है, पक्षी क्या अंत में आग्रह कर रहा है? नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। पक्षियों का जो नीड़ यानी घोंसला, टहनी पर उनका घोंसला भी न रहने दो, उनका आश्रय जो उन्होंने रहने का जगह बनाया है उसे भी आप तहस नहस कर डालो। लेकिन अगर ईश्वर ने उन्हें पंख दिया है तो उनके उड़ान में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। उनके उड़ान में तुम कोई बाधा मत डालो, उन्हें स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने दो। ये पक्षी हमसे कहना चाह रहे हैं। तो आप समझ गए? अच्छा, आप इसमें विघ्न का अर्थ बता सकते हैं क्या होता है? बाधा मैम। बाधा। बाधा। वेरी गुड। बाधा। हाँ, विघ्न का अर्थ होता है बाधा। और आश्रय कौन सा शब्द हुआ फिर बताइए? आप व्याकरण आ गया? तत्सम। तत्सम। तत्सम मैम। तत्सम। वेरी गुड। और नीर, नीर का पर्यायवाची मैम घोंसला। 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 वेरी गुड। और छिन्न घोंसला। भिन्न का समानार्थी? छिन्न भिन्न का समानार्थी? तहस नहस। टहनी का दूसरा अर्थ? टहनी का दूसरा अर्थ? डाली। डाली, शाखा। डाल। डाल, ठीक है। डाली और डाल। अब देखिए कि इसमें कवि क्या हमें संदेश दे रहा है। कविता में क्या क्या किस किस चीज की प्रमुखता है वह देखिए। कविता में स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पराधीनता में मिलने वाली सुख सुविधाएं कष्टदायक होती है। आप ऐसा मानते हैं ना, अगर आपको हर तरह से एक कमरे में कैद के, जो अभी आप कोरोना के कारण आप घर में बिल्कुल कैद रहे होइएगा बहुत दिन तक, क्या आपको वो अच्छा लग रहा था? आपको खेलने दिया जा रहा था, आपको घर में बाहर का चीज खाने के लिए नहीं दिया जा रहा था, घर की रोटी सब्जी आपको खाने के लिए मिल रही थी, क्या आप उसको एंजॉय कर रहे थे? नहीं। नो मैम। आप बाहर निकल करके दोस्तों के साथ आप एक आइसक्रीम ही खा करके दिन भर रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से खाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल करके खाते हैं, हंस बोल के खाते हैं, और वो खाना आपके शरीर को लगता है। लेकिन अगर आपको घर में बिल्कुल कैद कर दिया जाए कि इस रूम से तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, और आपको स्वादिष्ट व्यंजन दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? कितना खाएंगे? आप कुछ रहेंगे उसे खा के? बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक दो दिन तो आपको अच्छा, लेकिन बाद में अच्छी बात है। आप देखिए, पुलकित पंख में अनुप्रास अलंकार है। एक तो कनक तीलियों क्या है, कनक कटोरी, और दूसरा पुलकित पंख में भी अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दावली देखिए आपका, कनक, स्वर्ण, श्रृंखला, नीर, आश्रय आदि का प्रयोग किया गया है। भूखे प्यासे शब्द में द्वंद्व समास है। तो ये आपका इसमें कविता का मूल भाव क्या है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कविता का मूल भाव क्या है, तो आप क्या लिखेंगे?
कविता में कवि का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। किसी भी भावार्थ या मूल भाव को समझाते समय आप ये जरूर लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हम पंचहिंदुत्व गगन में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने पक्षियों की अभिलाषा के माध्यम से मनुष्यों के जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। स्वतंत्रता हर किसी को प्रिय होती है बच्चों, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, जीव जंतु हो, कोई भी कैद होकर के रहना नहीं चाहता है। ईश्वर ने सृष्टि में प्रत्येक जीव को स्वतंत्र बनाया, इसलिए मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को कैद करे। हम क्यों कैद करते हैं? पशु पक्षी से कोई हमें धन संपत्ति मिलती है? नहीं, सिर्फ उनकी आवाज सुनने में, उन्हें कुछ काटने में, अब उनसे खुश होने के लिए उन्हें कैद करके रखते हैं। हाँ, तो हमें यह काम नहीं करना चाहिए। कविता में स्वतंत्रता के महत्व को वर्णित किया गया है। अब इससे रिलेटेड किसी इस चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों आपको नहीं समझ में आया हो, आप पूछ सकते हो, या कोई क्यूरियोसिटी आपके मन में है किसी बच्चे के मन में, तो बोलो, नहीं तो मैं सेकंड चैप्टर शुरू करूंगी। आप कुछ पूछना चाहते हो? मैम तारक अनार में कौन सा समास है? तारक अनार, ये बेटा तारक तो आपका तत्सम शब्द हो गया ना। तारक मतलब तार का फल, इसमें समास नहीं है। तारक अनार आपने समास पढ़ा है? तारक अलग हुआ, अनार अलग हुआ, दोनों अलग अलग चीज है। अब आप देखिए सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या है? क्या है सेकंड चैप्टर? असल धन। लेखक कौन है? अबराद मोहसिन एवं कमरान मोहसिन। आपने लेखक को याद करके रखा है? लेखक को याद रखा है आपने? यस मैम। यस मैम। लेखक बहुत जरूरी है। 8B और C के बच्चों को तो मैं पढ़ाती थी 7th में। बच्चों आपको पता होगा मेरी पढ़ाई का तरीका कि मैं लेखक और कवि का नाम जरूर पूछती हूँ। 8A के बच्चे हमारे लिए नए हैं, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो भी समझ जाएंगे। और 8A के बच्चे, आपको अगर कोई परेशानी है तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं, आप साथ में भी पूछ सकते हैं। आप संकोच बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए पाठ का परिचय पहले हम देंगे। पाठ, इस पूरी ये पाठ जो है वह इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। बताइए एक चरवाहे के मुख्य पात्र कौन है इस कहानी का? मुख्य हीरो मैम दारा। दारा के इर्द गिर्द ही, हाँ, ये पूरा पाठ जो है वह दारा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। दारा नामक चरवाहे के परिश्रम, स्वभाव और बुद्धिमत्ता का वर्णन है, जो अपनी बुद्धि के बल पर ईरान के शाही दरबार में स्थान बना लेता है। कहाँ का शाही दरबार? ईरान का। ये आप अंडरलाइन भी कर लेंगे और याद रखेंगे कि ईरान के दरबार की यह कहानी है। और एक प्रांत का गवर्नर बन जाता है, परंतु अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता है। वह इतना ईमानदार है कि गवर्नर बनने के बाद भी उसके अंदर घमंड पैदा नहीं होता है। वह जिस रास्ते से, जिस पथ पर चलकर वह गवर्नर बना था, उस पथ पर वह आजीवन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ऊंचा पोस्ट उसे मिल गया, ऊंची पदवी मिल गई तो वह पथभ्रष्ट हो जाए, ऐसा उसके साथ बिल्कुल नहीं है। और पथ पर वह निरंतर चलता रहे, उसके लिए वह उपाय भी कर रखा है, जो आप भी जानते हैं। क्या उपाय कर रखा था उसने? उसने अपने फटे पुराने कपड़े एक इसमें अपने पुराने कोट को वह हमेशा अपने पास रखता था, ताकि उसके मन में घमंड पैदा न हो। उस कोट को देख करके उसे हमेशा याद आए कि वह एक गरीब चरवाहा था, और जब वह देख लेगा तो उसके मन में कभी घमंड पैदा नहीं होगा कि बुरे कर्म करेगा, बुरे रास्ते पे चलेगा तो वापस वो चरवाहा बन जाएगा। तो इसमें ईरान के किसी गांव में दारा नाम का एक चरवाहा रहता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि दारा नाम का चरवाहा कहाँ रहता था, तो आप लिखेंगे ईरान के किसी गांव में। चरवाहा किसे कहते हैं? जो भेड़ बकरियां चलाते हैं। हाँ, जो भेड़ बकरियां चराते हैं। हाँ, वह दारा गरीब था कि अमीर था? गरीब। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी, पहनने के लिए भेड़ के ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे।
और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले दारा का क्या करते थे? सम्मान। सम्मान करते थे, बहुत सम्मान करते थे। दारा का बहुत अधिक सम्मान करते क्योंकि वह बड़ा ही बुद्धिमान और गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं उसके पास लेकर जाते थे। यानी दारा की क्या विशेषता थी कि वह बुद्धिमान और ईमानदार, बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। हाँ, और कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान समस्या वो सुलझा देता था, समाधान वह तुरंत कर देता था। दारा की यह विशेषता थी। अच्छा, और दारा उसकी इस विशेषता की वजह से ईरान के शाह क्या करते थे? दारा का क्या करते थे? सम्मान करते थे। और राजमहल में उसे कहाँ बैठाते थे? राजमहल में उसे कहाँ अपने बैठाते थे? बगल में। अपने बगल में। अपने बगल अच्छा, में। ये बताइए कि दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? क्योंकि शाह उससे ज्यादा बहुत सम्मान करता था। ये हो गया था। हाँ, क्योंकि नहीं, आप बहुत छोटे में आंसर बोलिए। दरबारी दारा से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि दरबार में आए गए सारे दारा से सुलझाते थे। और दरबारियों को लगता है कि शाह तो हमें भूल गए। हाँ, और शाह चूंकि उसे दरबार में सबसे अधिक सम्मान देते थे, उसकी खूबियों और विशेषताओं के कारण दारा को शाह बहुत सम्मान देते थे। इस वजह से दरबारी दारा से ईर्ष्या करते थे। ठीक है, उनकी विशेषताओं के कारण ही ना। दारा तो गरीब था लेकिन शाह उसे इतना सम्मान क्यों देते थे? क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था, ईमानदार था, और राजकाज की समस्याओं का समाधान, राज शासन चलाने में जो भी समस्या आती थी उन्हें वो बहुत अच्छा सलाहकार के रूप में अपने सुझाव देता था। अच्छा, दारा को फिर शाह ने कहाँ भेज दिया? कहाँ का गवर्नर बनाकर भेज दिया? उत्तरी ईरान की शासन व्यवस्था कैसी थी? क्यों भेजा गया वहां दारा को? क्योंकि वहाँ के सारे शासन बिगड़ चुका था। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके थे। हाँ, सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हो चुके थे। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। वेरी गुड। इसी कारण ऐसे बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए शाह को लगा कि दारा से अधिक योग्य इंसान कोई हो ही नहीं सकता, और उन्होंने दारा को वहां भेज दिया। अच्छी बात है। और एक बात और थी कि दरबारियों ने शाह को दारा के विरोध में क्या क्या कहा? दरबारियों ने दारा के विरोध में ये कहा कि वो अपने साथ जो बक्सा रखता है उसमें बहुत सारे धन इकट्ठा करके रखा हुआ है। हाँ, गलत ढंग से कमाया हुआ धन वो अर्जित करके रखे हुए है। और तब शाह ने क्या किया? दारा को तुरंत वहां से उस गांव से वापस बुला लिया। और दारा जब भी दौरे पे जाता था वह क्या लेकर के जाता था? एक बक्सा। अपने साथ एक बक्सा। एक घोड़े पर जाता था और दूसरे घोड़े पर एक बक्सा रख के चलता था। इसके बारे में दरबारियों का कहना था कि उस बक्से में वह गलत ढंग से धन अर्जित करके रखता है। लेकिन जब दरबार में दूसरा बक्सा खोलने के लिए कहा गया तो उसमें से क्या निकला? उस बक्से से फटा पुराना कोट। ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट। पुराना कोट ऊन से बना हुआ। हाँ, भेड़ के ऊन से बना हुआ उसका फटा पुराना कोट निकला। और सारे दरबारी जो हैं उसके उस कोट को देख करके स्तब्ध रह गए। सभी का सिर शर्म से झुक गया और शाह बोला, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। और दारा की ईमानदारी पर वह फिर से एक बार प्रसन्न हो गए, नतमस्तक हो गए क्या? और उन्होंने धन्यवाद दिया कि धन्य है वह देश जहाँ दारा जैसे इंसान पैदा हुए। ठीक है, अब पाठ में जो व्याकरण आया है उस पर ध्यान दीजिए। उसमें तो कविता में तो हमने साथ साथ बता दिया, लेकिन इसमें अलग से आप व्याकरण देखिए। लेखक अबराद मोहसिन एवं कमरान मोहसिन। लेखक किसके हैं?
कौन सी विधा है ये? ईरानी लोक कथा है। ठीक है, आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? क्लियर है? यस मैम। नो मैम। नहीं क्लियर है? यस मैम। मैम क्लियर है। एक्चुअली मैम, बहुत clear है। छोटी राइटिंग में है, इसलिए थोड़ी परेशानी आपको हो रही है। हाँ, मनुष्य को कभी इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें किसी से ईर्ष्या कि हमें सदा ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। हाँ, और कभी स्वयं में अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वयं पर अभिमान रहना चाहिए। हमें देखो, मनुष्य को कभी अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए, कभी स्वयं में अभिमान नहीं उत्पन्न होना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ईमानदारी ही अच्छी नीति है। सबसे बड़ा धन क्या है? ईमानदारी। हमें ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी वास्तविकता वही है, बाकी जो भी है वो नकली है, बनावटी है। हाँ, अब देखिए पाठ में क्या क्या मुहावरा आया है। फूला ना समाना, क्या अर्थ हुआ फूला ना समाना? बहुत बहुत खुश होना। खुश होना। बहुत खुश होना। दंग रह जाना, हैरान हो जाना। हैरान हो जाना। वेरी गुड। कान भरना, चुगली करना। चुगली करना। बहुत अच्छा। आंखों में चमक आना, खुश होना। खुश खुश होना। होना। खुश होना। हाँ, अच्छी बात है। कीड़े निकालना, किसी की गलतियां निकालना। गलतियां दोष निकालना, निकालना। दोष निकालना, निकालना। दोष हाँ, निकालना। कमी दोष इन सबको उजागर करना। किसी का दोष निकालना। सिर आंखों पर, हुक्म सिर आंखों पर, हुक्म मानना। आदेश का पालन करना, मानना। आदेश का पालन करना। मुंह चढ़ा होना, मैम क्या? मुंह चढ़ा होना, गुस्सा होना। मैम गुस्सा होना। गुस्सा होना। हाँ, गुस्सा होने के सेंस में भी आ सकता है, और बढ़ चढ़कर बोलना भी कह सकते हैं आप। आग बबूला होना। आग बबूला होना यानी गुस्सा होना। ठीक है, शब्द में अनुनासिक, इस पाठ में अनुनासिक और नुक्ता शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जो कि कहाँ से आया है? अनुनासिक और नुक्ता शब्द, नुक्ता शब्द कहाँ से आया है? मैम उर्दू से आया है, उर्दू से आया है। यह अरबी शब्द है। अच्छा, पाठ में जो आया है प्रत्यय, वो अभी देख लीजिए। उत्तरी प्रत्यय शब्द, इसका मूल शब्द क्या है? उत्तर। उत्तर। हाँ, उत्तर से उत्तरी बना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है सुरक्षित, इसका मूल शब्द क्या है? सुरक्षा। सुरक्षा। वेरी गुड। सुरक्षा। ईमानदार, इसका मूल शब्द? ईमानदारी। ईमानदार। ईमान। ईमान। ईमान प्लस दार ईमानदार होता है। मूल शब्द ईमान। Yes. अराजकता, अराजक। हाँ, अराजक प्लस ता, अराजकता। वेरी गुड। अब उपसर्ग शब्द देखिए, इसमें क्या आया है? प्रभावित। मूल शब्द क्या होगा इसमें? प्रभाव। उपसर्ग। बेटा मूल शब्द नहीं, उपसर्ग शब्द क्या होगा? मैम प्र जो हाँ, प्र होगा मूल। बेटा उपसर्ग प्र होगा, लेकिन मूल शब्द प्रभाव हो जाएगा, और सिर्फ उपसर्ग हम पूछेंगे तो वहां पे प्र हो जाएगा। बेईमानी में क्या है उपसर्ग? मैम वेरी गुड, वेरी गुड। उपसर्ग बे, लेकिन अगर हमारा मूल शब्द होगा तो बेईमान जो ई होगा, बेईमानी। अधिकारी, अधिकारी में उपसर्ग क्या है? अधि जोरकारी, अधिकारी। ठीक है, अब इस पाठ में देखिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या आया है। घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची बोलिए। अश्व, तुरंग, हया, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची है। अच्छा, इसके अलावा देखिए समय, समय का पर्यायवाची काल। मैम काल। अवधि, काल। अवधि भी होता है। वेरी गुड। शाह का पर्यायवाची राजा। वेरी गुड।
आंख का पर्यायवाची नेत्र नेत्र नयन, चक्षु लोचन चक्षु, लोचन, दृग। इंसान का पर्यायवाची मनुष्य मनुष्य